नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज हम हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस के एक और सेशन में। आज की जो टॉप 6 स्टोरीज है दोस्तों हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि उड़ान 2.0। फिर हम बात करेंगे क्या है GDAM, ग्रीन डे अहेड मार्केट, किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को एनहांस किया जा रहा है, ग्रीन मार्केट को डीपन किया जा रहा है सोसाइटी के अंदर। थर्ड बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फोटोकेमिकल मैथड, क्या है ये मैथड, क्या करता है, जरूरी है भारत के लिए। फोर्थ, संभव प्रोग्राम को जानेंगे किससे रिलेटेड है ये। फिफ्थ, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 पे चर्चा करेंगे, भारत के साथ इसको जोड़ के देखेंगे। एंड फाइनली हम देखेंगे यूएन क्लोज राइट्स, राइट, यूएन क्लोज राइट्स। इस पे इस बार प्रीलिम्स की परीक्षा में सवाल भी आया था। अब बने रहे मेरे साथ, सेशन को जरूर देखें, राइट। चलिए, पहली जो हमारी स्टोरी है वो है कृषि उड़ान 2.0। देखिए बेसिकली बात क्या है, ये इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। उड़ान स्कीम पे हमने हर बार बहुत बार बात की है, उसके 5 फेजेस भी मैंने आपको बताया। ये जो स्कीम है कृषि उड़ान में क्या है कि दिस इज बेसिकली टू कनेक्ट ए टू ए क्या है, एग्रीकल्चर टू एविएशन। अब एग्रीकल्चर टू एविएशन को करने की बात है, अगर ये चीज़ें होती हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए बड़े बड़े ड्रामेटिक चेंज आ सकते हैं। आप एग्रीकल्चर में ड्रोन्स को देख सकते हैं। दूसरा, आप ये देख ही रहे हैं कि एविएशन में एग्रीकल्चर अब आ रहा है। पेरिशेबल जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनको लाना ले जाना उनकी इसके ज़रिए की जाएगी, राइट। फिर आने वाले समय में आप ये भी देख सकते हैं कि जो एविएशन के जो फ्यूल्स वगैरह हैं उनको बायोफ्यूल के में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी अगर डेवलप होने लग गई तो, राइट। तो कृषि उड़ान जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हाल फिलहाल जो सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कृषि उड़े देश के आम नागरिक, उसका जो सेकंड वर्जन है वो अभी हाल फिलहाल रिलीज किया। ये स्कीम कब आई थी दोस्तों, ये आई थी अगस्त 2020 के अंदर में, ठीक। इसमें क्या बात कही गई थी कि चाहे इंटरनेशनल रूट हो या फिर नेशनल रूट हो, ये इसको आप ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंटरनेशनल या नेशनल। तो इंटरनेशनल रूट हो या इंटरनेशनल रूट, फार्मर्स जो किसान हैं उनको अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने में पूरी तरीके से मदद दी जाएगी थ्रू द एविएशन, राइट। इससे क्या होगा, इससे जैसे कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, ट्राइबल एरियाज हो गए, हिली एरियाज हो गए, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी आसानी होगी सीधा हवा हवा से, क्योंकि देखिए क्या है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उतना वहाँ डेवलप होता नहीं है हिली टेरेन्स में। फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ अलग अलग से आ जाती हैं, तो ज़रूरी है इन सब चीज़ों को इस पर लेके आना। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 53 एयरपोर्ट्स को फोकस किया गया है नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल रीजन्स के, ताकि वहाँ के फार्मर्स को पूरी तरीके से बेनिफिट दी जा सके। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, इसमें फीचर्स क्या क्या हैं कि जैसे ही अगर आप ये एग्रीकल्चर टू एविएशन को इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें एयर ट्रांसपोर्ट के अलावा अलावा जो बाकी के चार्जेस हैं, जैसे कि लैंडिंग हो गया, पार्किंग हो गया, ठीक है, इसके साथ जो चार्जेस हैं उन पे छूट दी जाएगी। तो ये तो पहला इसका फीचर है कि ऐसा कोई चार्ज हम करेंगे नहीं, ठीक। दूसरा फीचर क्या है कि दूसरा फीचर यह है कि हब एंड स्पोक मॉडल के जरिए। अब हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है सर, हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब होता है, हब हब आप समझ रहे हैं कि कहीं पे हब है। मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है तो आप पहले मार्केट रिसर्च करेंगे ना, आप देखेंगे कि वहाँ पे हब है कि नहीं। तो जहाँ सेंट्रल हब्स होते हैं उसके जरिए कार्गो रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने की बात इसमें कही गई है। तो इसका सेकंड फीचर तो ये हो गया, स्ट्रेंथन कार्गो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट दिस काइंड ऑफ स्कीम्स, राइट, वाया हब एंड स्पोक मॉडल। तीसरा जो है इसमें बात की गई है रिसोर्स पूलिंग के ऊपर। रिसोर्स पूलिंग जो है एक ऐसा मैकेनिज्म है दोस्तों जिसके ज़रिए क्या होता है कि जैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज़ करना है। अब भारत में जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, एक स्टेट लेवल पे है, एक सेंट्रल लेवल पे है, एक लोकल लेवल पे। तो क्या है कि जो सेंट्रल लेवल है वो स्टेट लेवल के साथ कोलैबोरेट करके रिसोर्स पूलिंग का काम करेगी ताकि बढ़िया से काम की जा सके। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स या रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ कनेक्ट होंगे। फिर चौथा इसमें यह है कि एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप करने की बात कही जा रही है ई कौशल नाम से, राइट, ई कुशाल, माफ कीजिएगा, ई कुशाल नाम से। अब कुशाल क्या है, कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल हॉलिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक्स। तो इसको आपको ध्यान रखना है, कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल हॉलिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक्स। इसको इसके ज़रिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ही ये डेवलप हो जाएगा तो इसके ज़रिए क्या होगा कि सब कुछ ट्रैकिंग वगैरह जो है बहुत आसानी रहेगी, तो किसानों को और ज़्यादा मदद हो सकती है, क्योंकि मोबाइल पेनिट्रेशन तो वैसे ही हो चुका है, इंटरनेट पेनिट्रेशन हो ही रहा है। तो उसको देखते हुए ये बहुत अच्छे अच्छे कदम है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें फीचर्स वगैरह हैं। अब इसका इम्पैक्ट अगर हम बात करें कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो सरकार का ऐसा कहना है कि देखिए इससे क्या होगा कि जो भी बैरियर्स आ रहे हैं सप्लाई चेन को लेके, लॉजिस्टिक्स को लेके, ट्रांसपोर्टेशन को लेके, वो रिड्यूस हो जाएंगे।
वो अगर रिड्यूस हो जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने की, एफिशिएंसी बढ़ने की चांसेस अच्छी हो जाएंगी। अगर ये प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ेगा तो उनके आय को दुगना करने में हमें उतनी ही आसानी होगी, ये सरकार का। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर फूड वेस्ट है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है यानी पेरिशेबल प्रोडक्ट सीधा के सीधे हवा से ही ट्रांसपोर्ट, सो इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज ऑफ एग्रीकल्चर फूड वेस्ट इन द कंट्री। सो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी, कृषि उड़ान 2.0। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके थोड़े फीचर्स वगैरह आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं दूसरी अपनी स्टोरी की तरफ, ग्रीन डे अहेड मार्केट। अब ग्रीन डे अहेड मार्केट, ग्रीन का नाम सुनते ही आपको ग्रीन इकोनॉमी याद आनी चाहिए, ग्रीन एनर्जी याद आ जानी चाहिए। तो अभी क्या है कि जो पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मंत्री हैं उन्होंने एक न्यू मार्केट सेगमेंट लॉन्च किया है। उस मार्केट सेगमेंट का नाम है ग्रीन डे अहेड मार्केट। अब ग्रीन डे अहेड मार्केट क्या है सर? ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है दोस्तों जहां पर रिन्यूएबल पावर की जो है वो ट्रेडिंग होगी एक दिन पहले, ऑन अ डे अहेड बेसिस। एक दिन पहले ना रिन्यूएबल पावर की जो क्या होगी, ट्रेडिंग होगी। अब इसमें जो नोडल एजेंसी है वो कौन कौन है? एक तो है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, साथ ही साथ है उसके पावर सिस्टम ऑफ ऑपरेशन कॉर्पोरेशन। इन लोगों ने पूरा ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया है जिसकी वजह से जो GDAM है, ग्रीन डे अहेड मार्केट, इसको लॉन्च किया गया। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग कंपनीज है, जैसे मान लीजिए मैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मैं उसमें जनरेट कर रहा हूँ पावर्स वगैरह, तो मैं वहाँ पे जाके सेटअप कर सकता हूँ, उस मार्केट प्लेस में जाके सेटअप कर सकता हूँ और अपनी रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एक्सचेंज पे, यानी इंडिया एनर्जी एक्सचेंज पे मैं डायरेक्ट सेल कर सकता हूँ। तो मेरे लिए तो आसानी हो गई, राइट। कन्वेंशनल तरीके से हटके एक ये नया मैकेनिज्म आया मेरे लिए बहुत आसानी हो गई। कन्वेंशनल मेथड क्या था? कन्वेंशनल मेथड था पहले बिडिंग वगैरह जो होती थी वो सब होता था। अब इससे क्या होगा कि इससे ये जो कन्वेंशनल मेथड से हटके जो हम ये मेथड कर रहे हैं इस मार्केट प्लेस के जरिए, तो इससे प्राइस डिस्कवरीज में भी जो है ना, प्राइस मैकेनिज्म भी काफ़ी स्टेबल रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। अब इसके इम्पैक्ट क्या पड़ने वाले हैं दोस्तों? इसके इम्पैक्ट ये पड़ने वाले हैं कि ये जो ग्रीन मार्केट का जो सेगमेंट है और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो उसकी प्राइसेस हैं उसको तो कॉम्पिटिटिव करेगा ही करेगा, लेकिन जो ग्रीन मार्केट का सेगमेंट है उसको सोसाइटी के अंदर में काफ़ी डीप, काफ़ी फ्लेक्सिबल कर देगा, काफ़ी ट्रांसपेरेंट कर देगा, काफ़ी एफिशिएंट बना देगा, कहने का मतलब। ठीक। साथ ही साथ ये क्या करेगा कि जो दूसरे रिन्यूएबल जनरेटर्स हैं जो अपने पावर को सेल कर रहे हैं, राइट, वो भारत की जो एनर्जी इकोनॉमी है उसमें अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। उनका इंटरेस्ट आएगा कि सरकार पूरी तरह कर रही है, नाउ वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू सर्व द पीपल ऑफ द नेशन, इस तरीके की बातें होनी शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली क्या है कि ग्रेजुअल शिफ्ट की जा रही है कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स होती थी पहले, उसको पूरा का पूरा मार्केट बेस्ड मॉडल जो है बनाने की बात कही जा रही है। और इस तरीके के जो चीज़ें, इस तरीके की जो इनोवेशन या इस तरीके की जो नई नई चीज़ें की जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो एक अनटैप्ड पोटेंशियल होता है ना उसको अनलॉक करने की चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स के लिए काफ़ी बेहतर होगा, पेमेंट वगैरह का सिस्टम काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इसको आप ध्यान रखना है कि ग्रीन डे अहेड मार्केट है क्या? दिस इज बेसिकली अ मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग पावर ऑन अ डे अहेड बेसिस। क्लियर है? नोडल एजेंसी का ध्यान रखना है, किसने लॉन्च किया, तो बढ़िया से देखिए, बहुत बढ़िया कंटेंट आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। तीसरी स्टोरी है हमारे पास, फोटोकेमिकल मेथड। अब फोटोकेमिकल मेथड क्या है कि जो भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बोला है कि देखो जी, हम फोटो कैटलिस्ट का यूज़ करके यानी फोटोकेमिकल मेथड के जरिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बेसिकली क्या है कि यहाँ पे इनको एक कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉन्जुगेटेड माइक्रोपोरस पॉलीमर, CMP। ये पॉलीमर क्या करेगा? ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्व करेगा और कैटलिस्ट के जरिए ये रिएक्शन को तेजी देगा, जिससे क्या होगा, CO2 रिड्यूस हो जाएगी। अब CO2 जो रिड्यूस होगी, फोटोकेमिकल मेथड में CO2 को रिड्यूस करने के लिए सोलर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के तो बहुत मेथड है, आपने फोटोकेमिकल मेथड ही, राइट, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं, सोलर लाइट। जो दूसरे मेथड्स हैं, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल हो गए, फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल हो गए, फोटो थर्मल हो गए, उसमें ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का वहाँ पे मतलब कुछ भी वहाँ पे अंदेशा नहीं। अब इसके मैकेनिज्म वगैरह क्या होगी? इसके मैकेनिज्म बहुत सिंपल सी है। देखिए क्या होगा कि जो पॉलीमर आपने लगाया है कैटेलिस्ट के तौर पर, ये क्या करेगा, CO2 को अपने सरफेस पे जितने, क्योंकि वो जो सरफेस है उसमें CO2 को एब्जॉर्व करने की जो है वो बहुत ही हाई कैपेबिलिटी है। तो CO2 को क्या करेगा, अपने सरफेस पे ऑब्जर्व कर लेगा और फिर उसको कन्वर्ट कर देगा मीथेन। अब मीथेन क्यों कर रहे हैं? मीथेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मीथेन एक तो क्लीनेस्ट बर्निंग फॉसिल फ्यूल है,
साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन कैरियर भी रहता है और नेचुरल गैस का इसमें एक मेन कंपोनेंट रहता है। तो बहुत बेहतर रहता है कि आप CO2 के बजाय CH4 यानी मीथेन पे हम काम करें। मीथेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ देख लीजिए। मीथेन इज अ गैस दैट इज फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन अर्थ एटमॉस्फेयर। इट इज़ द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, मतलब उसका जो ढांचा है इस तरीके से बनता है ना, CH4। मीथेन इज अ पावरफुल ग्रीन हाउस गैस। इट इज फ्लेमेबल एंड यूज्ड as a fuel worldwide. It is an important source of energy and some organic chemicals, right? अगर इसका मीथेन का कंबंशन आप इनकम्प्लीट करते हैं तो एक जो कि रबर वगैरह जो ऑटोमोबाइल के जो टायर्स वगैरह होते हैं उसमें उसका यूज़ किया जाता है। इसकी बस मीथेन की जो थोड़ी बहुत ड्रॉबैक है वो ये है कि ये ग्राउंड लेवल पे ना ओजोन को क्रिएट कर देता है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक एयर पॉल्यूटेंट होता है। तो बस इसमें थोड़ी सी ये कमी है मीथेन को लेके। हालांकि मेथड बहुत अच्छा है, फोटोकेमिकल मेथड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये मीथेन की साइकिल है दोस्तों, इसको आराम से आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा किस तरीके से ये साइकिल पूरा। दिस इज अ वंडरफुल चार्ट फॉर द मीथेन साइकिल। इसको आराम से आप ऑब्जर्व कीजिए, स्टडी कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। हम चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ, दैट इज आवर थर्ड स्टोरी, संभव प्रोग्राम। संभव प्रोग्राम क्या है? संभव प्रोग्राम क्या है कि MSME ने हाल फिलहाल एक नेशनल लेवल पे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए संभव प्रोग्राम। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जो बच्चे, जो भारत का जो यूथ है कॉलेजेस में, ITIs में जो पढ़ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उनको एनकरेज किया जाए कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को ले, राइट? मिनिस्ट्री के जरिए वो एंटरप्रेन्योरशिप को ले। इस कैंपेन के दौरान उनको अवेयर कराया जाएगा कि किस तरीके से जो MSME की मिनिस्ट्री है क्या क्या हेल्प कर सकती है। बेसिकली बात यह है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की इसमें बात कही जा रही है और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको इसके साथ यूज करने की बात। अब सरकार ये प्रोग्राम लाई क्यों? सवाल तो ये उठता है। सरकार ये प्रोग्राम इसलिए लेके आई है क्योंकि सरकार ने देखा है कि अगर MSME का कंट्रीब्यूशन हम करें तो MSME का कंट्रीब्यूशन से हम 30% पे जहां आज हम खड़े हैं हम उसे 50% कर सकते हैं। प्लस MSME अगर बढ़िया से काम कर रही है देश के अंदर में तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत अच्छा हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी जो जॉबलेस ग्रोथ जो कहते हैं कुछ एनालिस्ट इकोनॉमिस्ट, उनको खारिज किया जा सकता है कि देखो भैया जॉबलेस ग्रोथ नहीं है, जॉब्स भी हैं। तो ये सरकार का थोड़ा है कि वो चाहते हैं कि MSME को पूरी तरीके से बूस्ट किया जाए, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान क्या हुआ था कि 1/3 MSME पर ताले लग गए। हर 3 में से एक MSME बंद हो गई। वर्ल्ड MSME डे कब मनाई जाती है? वर्ल्ड MSME डे मनाई जाती है 27 जून को। आप ध्यान रखिएगा। संभव प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? MSME। अगली स्टोरी पे चलते हैं दोस्तों, डेट इज फोर्थ स्टोरी, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020। अब वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस रिपोर्ट में इन्होंने बोला है कि देखो भाई 275 मिलियन लोग ड्रग्स ग्लोबली यूज कर रहे हैं साल में, ठीक? इससे क्या हो रहा है? 36 मिलियन पीपल जो है ड्रग्स के यूज करने से जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उससे सफर कर रहे हैं, ठीक? साथ ही साथ जो कैनाबीज है, वीड्स हैं, इनके यूज में जो है वो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है पैंडेमिक के दौरान लोगों के पास करने को, राइट? अगर लेटेस्ट आंकड़ों पे हम माने तो अराउंड 5.5% ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप, ये दिस इज द वर्किंग एज पॉपुलेशन 64। तो ये क्या कर रही हैं कि ये पिछले एक साल के अंदर में ना कम से कम एक बार तो ड्रग यूज़ किया है इतने परसेंट लोग, ठीक? और उसके बाद 11 मिलियन लोग ड्रग्स को, क्योंकि ड्रग को यूज़ करने के वेरियस वेरियस मेथड है, एक तो आप खा लो, सूंघ लो, इंजेक्शन ठोक लो, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। तो ड्रग्स वगैरह कभी लेना नहीं चाहिए, नशा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त आप नशा करने का, नशा फिर आपको करना, क्या करने लगा? अपने कंट्रोल। तो अगर भारत के साथ इसको देखें तो जो हम हमारे पास आंकड़े हैं 2020 की जो रिपोर्ट है उसमें इतने केसेस जो हैं लगभग लगभग 60,000 केसेस जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। और 2019 में 3.1 करोड़ यूजर्स थे कैनबीस के एंड 2.3 करोड़ यूजर्स थे ओपियम। भारत ने इसको लेके काफ़ी मतलब पॉलिसीज़ भी निकाली है। 26 जून को जो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। उस पर प्रधानमंत्री जी का भाषण भी आया था। तो भारत ने इसको लेके कुछ पॉलिसीज़ भी बनाई, जैसे कि नशा मुक्त भारत अभियान, ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन। इसको 15 अगस्त 2020 को मतलब फ्लैग ऑफ किया गया था। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उन्होंने एक पूरा नेशनल एक्शन प्लान बनाने की कोशिश की 2018 से 2025 तक का नेशनल एक्शन प्लान। फिर नवंबर 2016 में सरकार ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया। इसके अलावा नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़, इसका भी ये एक फंड है बेसिकली, जिसका पैसा जो है इस जो पूरा खर्चा है इसी में लगाया जाएगा।
फॉर विद कॉम्बैटिंग इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। दिस इज द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021। और मैंने आपको बताया कि 26 जून, ध्यान रखिएगा, 26 जून जो है वो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द अब्यूज ड्रग्स ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर। कुछ चार्ट्स वगैरह देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि लो इनकम कंट्रीज में किस तरीके से राइज होने वाला है। 2030 तक की ये प्रिडिक्शंस है। मिडिल इनकम कंट्रीज में भी राइज होगा और हाई इनकम कंट्रीज में थोड़ा सा इसमें डिप आने की चीज़ है। भारत के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रग एडिक्शन और अब्यूज रिलेटेड सुसाइड्स इन द इंडियन स्टेट्स। केरला ऊपर आप दिखाई दे रहा है पर मिलियन पॉपुलेशन। केरला आपको थोड़ा वो दिखाई दे रहा है। क्लियर। चलिए अगले हम अपने फाइनल स्टोरी पे आते हैं। यूएन क्लोज राइट्स। यूएन क्लोज क्या है? दिस इज बेसिकली एन एक्रोनिम। ठीक, क्यों लेके आऊँ, पहले वो आपको डायग्राम दिखा। ये न्यूज़ थी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया रिस्पेक्ट्स द यूएन क्लोज राइट्स, और उन्होंने यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल वाटर्स, इनके ऊपर पूरी बात कही है। वो एड्रेस कर रहे थे इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को, जो कि नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। तो उसमें उन्होंने ये बात कही, तो मेरे को लगा कि ज़रूरी है थोड़ा सा समझना, और इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में इस पर सवाल भी था। ठीक, तो यूएन क्लोज है क्या? बेसिकली दिस इज द लॉ ऑफ द सीज। इसको लॉ ऑफ द सीज भी कहते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982। ठीक, इन्होंने क्या कर रखा है, इसके जरिए 5 जो है जोन वो डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और फिर हाई सीज। ये बेसिकली एक ट्रीटी है। दिस इज अ ट्रीटी। ठीक, जो भी इसके सिग्नेटरी हैं उनको ये रूल, उनको ये चीज़ें माननी पड़ेंगी। इसमें कुछ लीगल राइट्स है, कुछ मैन्यूवर राइट्स हैं। उसके बाद फिर किस तरीके से पैसेज मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो एक एक करके जो है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मैं इस डायग्राम के जरिए ही आपको समझा दूंगा। इसमें जो चीज़ें हैं दोस्तों वो है आपके पास, एक तो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या है दोस्तों? दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आपको दिख रहा होगा डायग्राम पे, दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये जो भी मतलब कोस्टल इलाके हैं वहाँ पर ये देखे जाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब इसमें आपके पास ये बेसलाइन हो गया। ठीक, इसके अंदर जो है वो इंटरनल वाटर। अब इंटरनल वाटर क्या है? जैसे इंटरनल वाटर में जैसे आपके लेक आ गए, आपके लगून्स आ गए, चिल्का झील वगैरह, ठीक है, वो आपके इंटरनल है। तो आप जो मतलब जो स्टेट है, जो देश है, वो कुछ भी कर सकता है वहाँ पे, एनीथिंग, पूरे राइट्स उसको दिए गए हैं। और जो दूसरे देश हैं उसमें इसमें पैसेज नहीं कर सकते, कि ये नहीं कि चलो भाई चिल्का झील से होके निकलते हैं चाइना की, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको कोई राइट्स इसमें नहीं है इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर के बाद आपके पास आ जाता है टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स आता है 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल में होते हैं 85। ठीक, अब जो टेरिटोरियल वाटर है इसमें भी सारे राइट्स जो हैं उस स्टेट को, उस देश को प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन अगर आप पैसेज फ्रीडम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो दूसरे देश हैं वो पैसेज कर सकते हैं। कैसा पैसेज? आपने अगर अखबार वगैरह पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा इनोसेंट पैसेज। इनोसेंट पैसेज मतलब आपको अगर अपना कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई जाना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऑपरेशन बना रहे हैं, शांति के साथ जा रहे हैं, जाइए, किसी ने मना नहीं किया। इसमें डिफेंस भी इंक्लूड है, इसमें डिफेंस भी इंक्लूड। लेकिन अगर आप मुझ पे ही हमला करने आ रहे हैं तो फिर वो इनोसेंट पैसेज नहीं होगा। तो फ्रीडम दी गई है, इनोसेंट पैसेज की फ्रीडम दी गई है। आफ्टर दैट फिर आता है कॉन्टिगुअस जोन। कॉन्टिगुअस जोन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो कॉन्टिगुअस जोन है, यहाँ से लेके बेस लाइन से लेके 24 नॉटिकल माइल तक चला, राइट, और टेरिटोरियल सी से लेके 12 नॉटिकल माइल तक चला जाता है। ठीक, तो कॉन्टिगुअस जोन में क्या है कि कॉन्टिगुअस जोन में कुछ कुछ चीज़ें लिमिटेड है। सारी राइट्स जो है यहाँ पर देश को नहीं दिए गए हैं। ठीक, क्या क्या? जैसे कि टैक्सेशन, इमिग्रेशन, पॉल्यूशन, वो यहाँ पर है, और पैसेज यहाँ पे परमिटेड है। कॉन्टिगुअस जोन में पैसेज परमिटेड है, इनोसेंट वगैरह इस पे नहीं। उसके बाद फिर आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल, राइट, बेस लाइन से कहाँ तक जाता है? 200 नॉटिकल माइल तक। अब इसमें क्या है? इसमें एक्सप्लोरेशन राइट्स है। कैसे राइट्स हैं? एक्सप्लोरेशन राइट्स। कुछ एक्सप्लोर आपको करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मिनरल ऑयल आपको एक्सप्लोर करना है, दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें भी हर तरीके की जो पैसेज फ्रीडम है उसको परमिट किया गया है। फिर है आपका, उसके बाद आ जाता है आपके हाई सीज, सेंट्रल शेल्फ। ठीक, तो दिस इज द यूएन क्लोज। ये पूरा यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने पूरा आपको डायग्राम के जरिए समझा। आई होप दिस इज क्लियर। और ध्यान रखिएगा कि जो एक्सप्लोर करने में जो सी बेड है उसको भी एक्सप्लोर किया जाता है, लेकिन उसको
यूएन क्लोज नहीं करता, उसको इंडियन ओशन कमीशन नहीं करती, उसको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती। जो बेड है, सी का जो बेड है, अगर आप उसको भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल बेड अथॉरिटी इसको एक्सप्लोर, ना यूएन क्लोज करेगा, मतलब ना इस यूएन क्लोज के कानून, यूएन क्लोज कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, ना इंडियन ओशन कमीशन करेगा, ना इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बार यूपीएससी की परीक्षा में आया हुआ था, एमसीक्यूज में हम लोग आराम से इसको डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जो है हम इसको कवर अप कीजिए, बिल्कुल आपको पूरी तरीके से मजा आए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, एनरिच कंटेंट है, अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं, जितने हो सके हम कराइए। साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आपके लिए है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सिविल तपस्या का पोर्टल है। बताइए आप लोग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रीडिंग इज़ मस्ट, जितना आप रीड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। साइट पे जाइए, डेली के 5 आर्टिकल, 2 सुबह, शाम, दोपहर और 1 रात, 5 आर्टिकल्स डेली के पढ़िए। आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी आपको अपना नॉलेज लेवल बढ़ाने में। ठीक, मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।